हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे होंगे। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 6 के साइंस की, और जैसा कि आपका चैप्टर चल रहा है सॉर्टिंग मटेरियल्स इनटू ग्रुप, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना। तो वस्तुओं के समूह बनाना हम यहाँ पर सीख रहे थे। तो बहुत सारी चीजें आप लोगों ने यहाँ पर पढ़ ली थी। वस्तुओं के समूह बनाने में हम कहाँ से चले थे? क्लासिफिकेशन से हम लोगों ने पढ़ना स्टार्ट किया था, यानी कि वस्तुओं के समूह बनाना या उनको उनकी समानता और उनमें भिन्नताओं के आधार पर वर्गों में वर्गीकृत करना, अलग अलग समूहों में बांटना ही वर्गीकरण है। वर्गीकरण की आवश्यकता क्यों होती है ये हमने पढ़ा था। साथ ही साथ हमने पढ़ा था कि क्या क्या गुण हो सकते हैं वस्तुओं में जिनके आधार पर आप वस्तुओं का वर्गीकरण करेंगे। बेसिकली वर्गीकरण आपका क्या है? छांटना वस्तुओं को, और छांट करके जिनमें कुछ समानताएं आपको देखने को मिल रही हैं उनको आप एक समूह में रखेंगे। ओके, तो कुछ प्रॉपर्टीज आप लोगों ने यहाँ पर देख ली थी। आज के सेशन में कुछ और प्रॉपर्टीज पर हम लोग बात करेंगे। तो आइए चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की ओर। तो बच्चों, सेकंड चैप्टर आप लोगों का चल रहा था वस्तुओं के समूह बनाना, जिसमें हमने सबसे पहले क्लासिफिकेशन की बात की कि वर्गीकरण क्या होता है। तो ग्रुपिंग सिमिलर थिंग्स टुगेदर इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। एक समान वस्तुओं को एक साथ रखना ही आपका क्या है? वर्गीकरण है, यानी कि क्लासिफिकेशन है। जैसे आपको यहाँ पे पिक्चर में भी दिख रहा है, बहुत सारी वस्तुएं थी जो कि क्या थी? अलग अलग आकार की थी, लेकिन आकृति उनकी कुछ वस्तुओं की एक समान दिख रही है। तो आपने क्या किया? जिन जिन वस्तुओं की आकृति एक समान है उनको एक साथ रख लिया। जो आपको रेक्टेंगुलर लग रही थी, आयताकार लग रही थी, उनको आपने एक ग्रुप पे रखा, और वहीं पर जो सर्कुलर थी यानी कि वृत्ताकार, उनको आपने एक समूह में रखा। तो इस तरह से आपने बहुत सारी वस्तुएं एक साथ थी, उनको अलग अलग छांट दिया। ओके, नाउ क्लासिफिकेशन इज नेसेसरी इन ऑर्डर टू हैव अ सिस्टमैटिक नॉलेज ऑफ थिंग्स। किसी भी वस्तुओं का क्लासिफिकेशन इसलिए किया जाता है ताकि हमको एक सिस्टमैटिक नॉलेज प्राप्त हो सके, वस्तुओं के बारे में क्रमबद्ध अध्ययन हम कर सकें। इसके अलावा हैव अ जनरल आइडिया अबाउट ऑल द मेंबर्स ऑफ ग्रुप। एक ग्रुप में आने वाली जो वस्तुएं होती हैं उनके बारे में आपको एक जनरल आइडिया मिल सके, इसलिए आप क्लासिफिकेशन करते हैं। एंड नो द मेंबर ऑफ ग्रुप डिफर फ्रॉम द दोज ऑफ अदर ग्रुप। ठीक है, और एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं वो दूसरे ग्रुप के मेंबर्स से किस तरह से भिन्न है, भिन्नता को भी पढ़ने में हमें यहाँ पर क्या मिलती है? सहायता मिलती है। प्रॉपर्टीज ऑफ मटीरियल्स की बात की थी, गुण क्या क्या होंगे। सबसे पहले हमने लस्टर या अपीयरेंस की बात की, यानी देखने में आपकी वस्तु कैसी लगती है। तो यू मे नोटिस दैट मैनी थिंग्स शाइन, दैट इज दे हैव अ लस्टर। ओके, बहुत सारी वस्तुएं होती हैं और देखने में वस्तु आपको कैसी लग रही है उस आधार पे वर्गीकरण होगा। वस्तु या तो चमकदार आपको लग रही है या फिर अपीयरेंस उसका डल है, तो इस आधार पर आप वर्गीकरण करते हैं। यानी कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जो चमकदार होंगी और कुछ चमकदार नहीं होती, तो चमक के आधार पर आप वर्गीकरण करेंगे। यू मे नोटिस दैट मेनी थिंग्स शाइन, दैट इज दे हैव अ लस्टर। ओके, आपने नोटिस किया होगा बहुत सारी वस्तुएं चमकदार होती हैं, यानी कि उनमें क्या है? एक लस्टर शाइन है, चमक है उनमें। मटीरियल्स दैट शाइन्स आर कॉल्ड लस्ट्रस। जिनमें चमक होती है उनको लस्ट्रस कहा जाता है, आभामान कहा जाता है, यानी आभा उनमें एक प्रकार की होती है। एंड दोज विच डू नॉट आर कॉल्ड नॉन लस्ट्रस, और जिनमें नहीं होती है उनको क्या कहा जाता है? नॉन लस्ट्रस कहा जाता है। चमक के आधार पर वस्तुओं के समूह में बांटना। सभी पदार्थ एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं, जैसे कि लकड़ी, लोहा, दोनों एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। उसी प्रकार कोयला और सोना, ये दोनों भी एक दूसरे से भिन्न दिखाई देते हैं। लेकिन लोहा और सोना को आप एक कैटेगरी में रख सकते हैं कि ये थोड़ी चमक इनमें होती है, वहीं लकड़ी और कोयले में चमक नहीं है, तो उनको आप एक समूह में रख लेंगे। ओके, देन अपीयरेंस की बात हमने की, तो जो चमकदार होती हैं उनको आप मेटालिक सब्सटेंसेस भी कहते हैं, क्योंकि मेटल जो होता है उसमें चमक होती है, जिनसे कि ज्वेलरी बनाई जाती है, यूटेंसिल्स आपके बनते हैं, कटलरी बनती है, वाटर टैप्स बनते हैं, डो हैंडल्स बनते हैं, फ्लावर वेसेस हो गए, ये सारे आपके चमकदार मेटल की या चमकदार वस्तुओं की बनाई जाती है। ओके, और ये पदार्थ जो होते हैं जिनको आप मेटालिक सब्सटेंसेस कह रहे हैं, ये एयर के एक्सपोजर में आने से क्या करते हैं? अपनी शाइन को लूज कर देते हैं, या आप क्या कहते हैं कि इनकी चमक खो जाती है। और चमक होने का कारण ये है कि वस्तुओं में जो पदार्थ है आपका, वो पदार्थ या धातु की बात आप कर रहे हैं,
वो एयर के एक्सपोजर में आने का अर्थ क्या है, एयर में जो ऑक्सीजन प्रेजेंट है उससे अभिक्रिया करेगा और उसकी रस्टिंग हो जाएगी आयरन के केस में, और बाकी के केसेस में क्या हो जाता है, कोरोजन हो जाता है, तो उनकी ऊपर की जो सरफेस है वो अब चमकदार दिखाई नहीं देती है। ओके, तो ये सब आपने पढ़ा था। ट्रांसपेरेंसी के बेस पर आपने 3 वर्ग बनाए थे, एक आएगा ट्रांसपेरेंट, दूसरा आएगा ट्रांसल्यूसेंट, तीसरा आएगा ओपेक। ओके, तो ट्रांसपेरेंसी आपकी क्या है, पारदर्शिता है, और पारदर्शिता के आधार पर 3 समूह बनाओगे। कुछ वस्तुएं ऐसी होती हैं जो प्रकाश को पूर्ण रूप से अपने में से आर पार जाने देती हैं, तो उनको आप कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंट है, यानी कि पारदर्शी। जिनसे बहुत कम मात्रा में प्रकाश आर पार जाता है उनको आप ट्रांसल्यूसेंट कहते हैं, यानी कि अल्प पारदर्शी, और जिनसे बिल्कुल भी प्रकाश आर पार नहीं जाता उनको आप ओपेक कहते हैं, यानी कि अपारदर्शी वस्तुएं। ओके, तो ट्रांसपेरेंट मटेरियल कौन से हैं, जिनसे आपको क्लियरली बाहर आर पार दिखाई दे रहा है। ओके, जिनमें कांच आता है आपका, कुछ कुछ प्लास्टिक्स ऐसे होते हैं। ट्रांसल्यूसेंट, जिनसे आपको धुंधला दिखाई दे रहा है, जैसे फ्रॉस्टेड ग्लास हो गए, टिंटेड ग्लास होते हैं जो, या कलर्ड ग्लासेस होते हैं, तो उनसे आपको धुंधला दिखता है। और ऑयल्ड पेपर हो गया, बटर पेपर हो गया, ये सारे क्या हैं, ट्रांसलूसेंट मटेरियल के एग्जांपल्स हैं। ओपेक क्या है, आपकी क्लासरूम की वॉल ओपेक है। आपके आगे जो टेबल लगी है अगर वो वुड से बनी हुई है तो वो क्या है, आपकी ओपेक है। इसके अलावा नोटबुक आपकी ओपेक होगी, और बहुत सारी, कार्डबोर्ड होता है वो ओपेक होता है, तो बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो ओपेक होती हैं। तो 3 समूह बने पारदर्शिता के आधार पर, एक पारदर्शी वस्तुओं का, दूसरा अपारदर्शी वस्तुओं का, और तीसरा अल्प पारदर्शी वस्तुओं का। ठीक है, तो पारदर्शी वस्तुएं वो हैं जिनके आर पार देखा जा सकता है, इनको पारदर्शी या पारदर्शक वस्तुएं भी कहा जाता है। पारभासी या पारभासक वस्तुएं या अल्प पारदर्शी किन्हें कहते हैं, जिनसे आपको कम मात्रा में दिखाई देता है या धुंधला दिखाई देता है। वहीं पर अपारदर्शी वस्तुएं वो होती हैं जिनसे बिल्कुल भी आर पार दिखाई नहीं देता है, जैसे लकड़ी का टुकड़ा, गत्ते का टुकड़ा, लोहे की शीट होगी, ये सारे कैसे हैं, अपारदर्शी होते हैं। ठीक है, मैंने बताया भी था, इसमें सिर्फ एक चीज पढ़ लीजिए, पारदर्शी क्या होता है, जिससे आपको आर पार दिखाई देता है। अल्प का मतलब होता है कम, जो कम पारदर्शी है, अल्प पारदर्शी उसे कहा जाएगा, यानी जिससे कम दिखाई देगा, धुंधला दिखाई देगा। अपारदर्शी में क्या हो जाएगा, अ का अर्थ होता है नहीं, पारदर्शी यानी जिससे आर पार दिखाई देगा, यानी ऐसी वस्तु जिससे आर पार नहीं दिखाई देगा तो वो अपारदर्शी होती है। देन नेक्स्ट हमने देखा था हार्डनेस, कठोरता के आधार पर 2 समूह बनेंगे, एक आपके कठोर वस्तुओं का समूह, एक कोमल या मुलायम वस्तुओं का समूह। तो कुछ वस्तुएं ऐसी होती है जिनको प्रेशराइज किया जाएगा, और प्रेशराइज करने से, उन पर प्रेशर अप्लाई करने से वो अपना आकार नहीं बदलती हैं, तो उनको हार्ड आप लोग कहते हैं। कठोर वस्तुएं क्या हैं, जिनको आप इजीली कट नहीं कर पा रहे, आसानी से काट नहीं सकते, आसानी से जिनका आकार नहीं बदल सकते हैं, जिनको कंप्रेस नहीं कर पा रहे हैं, तो वो हार्ड है। वहीं पर जिन वस्तुओं को आसानी से आप काट सकते हैं, जिनका आकार बदल सकते हैं, किसी भी तरह से उनके शेप में मॉडिफिकेशन ला सकते हैं इजीली, तो वो आपकी सॉफ्ट मटेरियल्स यानी कि कोमल या मुलायम वस्तुएं कहलाएंगी। जैसे यहाँ पर 2 समूह बनाए गए हैं वस्तुओं के अलग अलग। हार्ड में आपको क्या क्या दिख रहा है, पत्थर के टुकड़े दिख रहे हैं, ये हेलमेट है, ये भी हार्ड है। कटलरी आपको दिख रही है, ये हार्ड है। स्टेच्यू आपको एक दिख रहा है, ये भी आपका हार्ड है। सॉफ्ट में जैसे सॉफ्ट टॉयज आते हैं आपके, रबर बैंड्स हो गए, पिलोज हो गए, स्पॉन्जेस हो गए, ये सारे सॉफ्ट मटेरियल में आएंगे। तो इस तरह से आपने क्या क्या, बहुत सारी वस्तुएं पड़ी थी, अब आपने क्या देखा, काट करके देखा कौन कौन सी इजीली कट रही है या कौन कौन सी इजीली कंप्रेस हो रही है, जिनको दबाया जा सकता है। तो जो वस्तुएं इजीली कट की जा रही हैं या फिर जिनको आसानी से दबा सकते हैं, उनको आपने एक ग्रुप में रखा, और एक ग्रुप में आपने उनको रखा जो हार्ड थी, जिनमें कि आप प्रेशर भी अप्लाई नहीं कर पा रहे हो और वो इजीली अपना शेप चेंज नहीं कर रही हैं, तो वो सारी क्या हो जाएंगी, हार्ड हो जाएंगी। तो यहाँ पर आपको कठोर वस्तुओं में दिया गया है लोहा, तांबा, एल्यूमिनियम, पत्थर आदि। मुलायम या कोमल वस्तुओं में आपको मोमबत्ती, चौक, मिट्टी, कागज, लकड़ी आदि कठोर नहीं होते हैं, तो ये कैसी हैं, ये कोमल है या मुलायम है। नेक्स्ट प्रॉपर्टी है आपकी फ्लोटिंग और सिंकिंग इन वाटर। ये भी एक गुण होता है वस्तुओं में जिसके कारण वो क्या करती हैं,
या तो पानी में डूबेंगी या फिर पानी में तैरेंगी, ठीक है। ये डिपेंड करता है वस्तु के घनत्व पर। मैनी सब्सटेंसेस फ्लोट, बहुत सारी वस्तुएं तैरने लगती हैं, वेयर एज मैनी अदर सिंक इन वाटर, और बहुत सारी वस्तुएं डूबने लगती हैं जल में। कुछ वस्तुओं को आपने देखा होगा जैसे आप पानी में डाल रहे हो वो डूब जाती है एकदम से। कुछ वस्तुएं आपने देखी हैं कि जिनको पानी में डालने पर वो तैरने लगती हैं। तो ये इनका गुण है। आपने क्या किया, वस्तु को पानी में डाला और पानी में डालने पर अगर वो डूब रही है तो उसको उस ग्रुप में रखेंगे, सिंक करके आपने एक ग्रुप बनाया है। वहीं पर अगर वो तैरने लगती है तो आपने उसको दूसरे ग्रुप में रख दिया। तो ये एक प्रॉपर्टी है जिसके आधार पर आप वर्गीकरण कर सकते हैं वस्तुओं का। फ्लोटिंग एंड सिंकिंग डिपेंड ऑन द डेंसिटी ऑफ वाटर एंड द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट। फ्लोटिंग और सिंकिंग, वस्तु का डूबना या वस्तु का तैरना निर्भर करता है जल के घनत्व और उस वस्तु के घनत्व पे। ओके, कि घनत्व कितना है। इफ द डेंसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज लेस देन द डेंसिटी ऑफ वाटर इट फ्लोट्स। अगर किसी वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से कम है तो वो तैरने लगेगा। वहीं पर अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक है तो वो डूब जाएगी। Thus, this means that the upthrust of water on an object is greater than the weight of the object. जो वाटर का अपथ्रस्ट होगा वो ज्यादा होगा एज कंपेयर टू ऑब्जेक्ट के वेट से, तो इससे वो तैरने लगेगी। देन if the density of an object is more than the density of the water it sinks. अगर वस्तु का घनत्व जल के घनत्व से अधिक हुआ तो वहां पर वस्तु क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। बस ये आपको ध्यान में रखना है। अब घनत्व क्या होता है, घनत्व को आप कहते हैं कि द्रव्यमान बटे आयतन। अगर आप कह रहे हैं कि प्रति इकाई आयतन में जो द्रव्यमान विद्यमान है उसी को हम क्या कहते हैं, घनत्व कहते हैं किसी भी वस्तु का। आयतन क्या होता है, घेरा गया जो स्थान होता है किसी भी वस्तु द्वारा वो उसका आयतन है। द्रव्यमान, जितनी उसमें द्रव्य की मात्रा है वो उसका द्रव्यमान है। आपने देखा होगा लोहे की कील है जैसे वो डूब जाती है पानी में, तो लोहे की कील का क्या हो रहा है, आयतन कम हो रहा है, द्रव्यमान उसमें है, आयतन कम हो रहा है तो उससे उसका घनत्व क्या हो रहा है, वहां पर घनत्व क्या हो जाएगा, उसका अधिक हो जाएगा, तो फिर वो क्या हो जाएगी, डूब जाएगी। सेम अगर लोहे से बना हुआ कोई आपका जहाज है वो तैर रहा होता है, क्यों, क्योंकि उसका आयतन भी अधिक हो गया, आयतन ज्यादा हो गया, आयतन ज्यादा होने से वो इजीली क्या कर जाएगा, घनत्व उसका कम हो जाएगा और वो तैरने लगी। इसके अलावा जैसे आप बैलून की बात करते हैं, बैलून बहुत बड़ा दिखता है आपको शेप में लेकिन वो पानी में तैर रहा होता है। तो इस आधार पर आप वस्तुओं के दो समूह बनाएंगे, तैरने और डूबने के आधार पर, एक तैरने वाला और दूसरा डूबने वाला। ओके, वस्तुएं जल में तैर या डूब सकती हैं। उत्प्लावकता इसे कहा जाता है, कुछ पदार्थों को जल में डालने पर वह जल की सतह पर तैरने लगते हैं, जबकि कुछ पदार्थ क्या होते हैं, डूब जाते हैं। पदार्थों का जल में डूबना या तैरने का गुण उत्प्लावकता कहलाता है। अतः वस्तुओं के जल में तैरने या डूबने के गुण के आधार पर उन्हें समूह में बांटा जा सकता है। जल में डूब जाने वाली वस्तुएं जैसे पत्थर होता है, लोहा है आपका, चांदी है, तांबा आदि जल में डूब जाती हैं, अतः इन्हें एक समूह में रखा जा सकता है। और वहीं पर जल में तैरने वाली जो वस्तुएं हैं उनमें लकड़ी का टुकड़ा हो सकता है, कागज हो सकता है, प्लास्टिक की बॉल हो सकती है, थर्माकोल हो गया, ये सारी जो है वो जल में नहीं डूबती। चलिए नोट करिए इसे जल्दी से। चलिए नेक्स्ट प्रॉपर्टी की बात करते हैं हम लोग। नेक्स्ट ये आपकी सॉल्युबिलिटी, आपका विलेयता जिसे कहा जाता है। आप क्या देखते हैं कि बहुत सारे सब्सटेंसेस जो होते हैं वो आपका वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं और एक सोल्यूशन बना लेते हैं, जबकि कुछ वस्तुएं या कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो डूबते नहीं हैं, तो जो आपके डिसॉल्व नहीं होते यानी घुलते नहीं है। कुछ वस्तुएं घुल जाती हैं, कुछ पदार्थ घुल जाते हैं और कुछ नहीं घुलते हैं। तो कहा जाता है कि जो वस्तुएं घुल जाती हैं उनको विलेय पदार्थ हम लोग कहते हैं, यानी सॉल्युबल। और जो पदार्थ आपके घुल नहीं रहे हैं उनको आप इनसॉल्युबल यानी कि क्या कहते हैं, अविलेय पदार्थ कहते हैं।
तो विलेयता के आधार पर भी आपके दो समूह बनेंगे, एक जो विलेय होने वाले पदार्थ हैं, विलेय पदार्थ सॉल्युबल जिनको कहा जा रहा है, और दूसरा इनसॉल्युबल जो होंगे। Sugar is soluble in water, that is dissolves in water and forms of solution called homogeneous mixture. आपने देखा होगा चीनी को हम पानी में डालते हैं तो चीनी कुछ समय के पश्चात घुल जाती है पानी में, और एक कैसा मिश्रण बनाती है, समांग मिश्रण बनाती है, एक विलयन बनाती है। समांग मिश्रण या विलयन क्या है, समान अंगी विलयन जिसे आप कहते हैं, यानी थ्रू आउट द सैंपल आपको कंपोजिशन कैसा मिलता है, यूनिफॉर्म देखने को मिलता है। ओके यानी कि अगर आपने बहुत अच्छे से पानी में चीनी को घोल लिया है, जब वो घुल गई है पूरी तरीके से, तो अगर आप उसका पहला ऊपर वाला पार्ट टेस्ट करेंगे तो जितना मीठा ऊपर वाला पार्ट होता है उतना ही लास्ट वाला अगर सिप लोगे तो वो भी उतना ही मीठा होगा। तो मिठास से क्या मतलब है, वहां पर जो चीनी का कंपोजिशन है या जो चीनी उपस्थित है, शुगर जिसे आप कह रहे हैं, वो पूरे विलयन में एक समान रूप से उपस्थित है। तो कैसा है, होमोजीनस है। वहीं पर अगर आप रेत का उदाहरण लीजिए कि हमने पानी में रेत को मिलाया तो बहुत समय तक भी अगर आप उसको घोलते हैं तो वो नहीं घुलेगी, क्योंकि रेत कैसी है, इनसॉल्युबल है, यानी कि अविलेय है जल के साथ। जल में आपने रेत को डाला और घोलने का प्रयास किया तो वो नहीं घुली, तो कैसी है, अविलेय है। कुछ समय अगर आप उसको ऐसे ही रख दो उस मिश्रण को, तो आप देखते हैं रेत धीरे धीरे नीचे बैठना शुरू कर देती है। तो इससे क्या आपको पता चलता है कि रेत जो है वो पानी के साथ कैसा हेटेरोजीनस मिक्सचर बना रही है। हेटेरोजीनस मिक्सचर यानी कि विसमांग मिश्रण बना रही है। अब आपको चीनी की मात्रा जैसे पानी में समान लगी थी सब जगह, रेत की मात्रा आपको पानी में समान नहीं दिखेगी। रेत आपको ऊपर थोड़ा हल्की दिखेगी, कम दिखेगी, और नीचे नीचे आने पर आप क्या देखते हैं, जो सबसे नीचे वाला पार्ट होगा वहां पर रेत की मात्रा सबसे अधिक होगी। तो इस सॉल्युबिलिटी के बेस पर भी हम दो ग्रुप बनाएंगे, एक सॉल्युबल और दूसरा आपका इनसॉल्युबल। ओके, तो शुगर आपकी क्या हो गई, सॉल्युबल हो गई। सॉल्ट की बात करते हैं, वो सॉल्युबल है। सैंड हो गया, चॉक हो गया, आपका सॉडस्ट हो गया। इसके अलावा सॉइल की बात करते हैं तो ये सारी क्या है, इनसॉल्युबल है, और ये वाटर में आपका डिजोल्व नहीं होंगी। चलिए इसको नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, विलेयता ऐसी वस्तुएं जो पानी में, यहाँ पर आप ऐसी लिख लेंगे, ऐसी वस्तुएं जो पानी में मिलाने पर उसमें विलीन हो जाती हैं या घुल जाती हैं, पानी में विलेय कहलाती है। ओके, तथा ऐसी वस्तुएं जो पानी में मिलाने पर उसमें विलीन नहीं होती हैं यानी घुलती नहीं हैं, उनको पानी या जल में अविलेय कहते हैं। ठीक है, जैसे जब चीनी को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चीनी पानी में विलीन हो जाती है या घुल जाता है। उसी तरह जब नमक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो नमक जल में विलीन हो जाता है। अतः कहा जाता है कि चीनी तथा नमक जल में कैसे हैं, विलेय हैं, यानी कि सॉल्युबल है। ओके, जब बालू को जल में डालकर मिलाया जाता है तो बालू जल में विलीन नहीं होता है। जब चौक को जल में डालकर मिलाया जाता है तो चौक जल में विलीन नहीं होता है। अतः बालू तथा चौक जल में अविलेय। ओके, चलिए हिंदी वाले बच्चे नोट कर लेंगे जो हिंदी मीडियम में पढ़ते हैं। चलिए, द्रव की जल में विलेयता, बहुत सारे तरल पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन हो जाते हैं जबकि बहुत सारे तरल पदार्थ जल में मिलाने पर विलीन नहीं होते हैं। अतः विलेयता के आधार पर वस्तुओं को समूह में बांटा जाता है। जल में विलेय वस्तुएं और जैसे चीनी है, नमक है, नींबू का रस है, सिरका, ऑक्सीजन, ये सारी जल में विलेय हैं। और जल में अविलेय वस्तुएं जैसे बालू, चौक पाउडर, लकड़ी का बुरादा, तेल आदि, ये कैसे हैं, अविलेय हैं। अभी आप आपस में द्रवों की विलेयता भी देखेंगे, जो कि आपकी एक और प्रॉपर्टी है, जिसमें क्या होता है, कुछ द्रव आपस में मिल जाते हैं, घुल जाते हैं, और कुछ घुलते नहीं हैं, अलग अलग परतें बनाते हैं। तो उसके लिए हम एक और टर्म का यूज करते हैं, वो हम पढ़ेंगे। यहाँ पर हम फिलहाल किसकी बात कर रहे हैं, जल के साथ विलेयता देख रहे हैं पदार्थों की। तो जल में रहने वाले जीव जंतु जैसे मछली जल में घुले हुए ऑक्सीजन को श्वास के रूप में लेते हैं, यानी श्वसन की जो प्रक्रिया होती है उसमें जब वो सांस लेते हैं तो वो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं। तो ऑक्सीजन कहाँ से आएगी, वो तो जल में रहते हैं। तो जल में अंदर, जल में जो ऑक्सीजन घुली हुई है उसी को वो क्या करते हैं, श्वसन की प्रक्रिया में उपयोग में लाते हैं। यदि जल में ऑक्सीजन नहीं घुला होता तो मछलियां जल में जीवित नहीं रह पाती।
अगर ऑक्सीजन नहीं होती वहां पर तो वो सांस कैसे लेते, सांस ही नहीं लेते तो फिर जीवित कैसे रहते। तो जितने भी जीव हैं जो ऑक्सीजन को श्वसन में आपका उपयोग कर रहे हैं, तो वो कौन सी ऑक्सीजन को कर रहे हैं, जो जल में घुली हुई है। चलिए इनको नोट कर लेंगे इन पॉइंट्स को। मिसिबल लिक्विड्स के बारे में हम लोग नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। आप लोग ये होमवर्क में एक बार देख लेंगे। और फिर मिश्रणीय और अमिश्रणीय दो प्रकार के ग्रुप बनेंगे आपको, और इनको किस प्रकार से सेपरेट किया जाएगा सेपरेटिंग फनल का उपयोग करके, ये आने वाले सेशन में देखेंगे। और ये चैप्टर इसी टॉपिक के साथ आपका समाप्त हो जाएगा। फिर हम इसके एक्सरसाइज के क्वेश्चन आंसर्स देखेंगे। ओके, तो बच्चों मैं उम्मीद करती हूँ आज का सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आज के सेशन में हमने अपने सेकंड चैप्टर को रिवाइज किया यहाँ पर, जिसमें कि आपने कुछ और प्रॉपर्टीज पढ़ी वस्तुओं की, जिनके आधार पर आप समूह बनाएंगे। आने वाले सेशन में हम लोग द्रवों को आपस में मिलाएंगे और मिलाने पर हम देखेंगे कि क्या हो रहा है, क्या वो घुल रहे हैं या नहीं घुल रहे हैं। तो उस आधार पर भी आपके दो समूह बनेंगे। फिर जो घुल नहीं रहे हैं उनको आप पृथक कैसे करेंगे, उसकी विधि हम यहाँ पर देखेंगे। इसको आप होमवर्क में भी अच्छे से पढ़ लेंगे। बाकी जितना भी पढ़ाया गया है अभी तक उसको कॉन्टिन्यूअसली रिवाइज करते रहिए। और कोई भी डाउट आ रहा है, क्वेश्चन आ रहा है, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।